गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आईटी ज्ञान। फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि एरे क्या होता है, एरे कितने प्रकार के होते हैं और एक वन डायमेंशनल या एक आयामी एरे के अंदर एरे की जो डिक्लेरेशन है और उसकी जो इनिशियलाइजेशन है वो किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, आज हम देखते हैं कि एक एरे के अंदर जो भी डेटा तत्व होते हैं उनको स्टोर किस प्रकार किया जाता है और उनको प्रिंट कैसे किया जाता है। तो जैसा कि कल हमने देखा था कि अगर एक आयामी एरे है, उसको प्रारंभ करने के लिए या उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए रन टाइम के अंदर हमें फॉर लूप का प्रयोग करना पड़ता है। तो प्रोग्राम हम देखें उससे पहले देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ लें जिससे आसानी हो, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम अभी आने वाले हैं वो सारे एरे के ऊपर आधारित होंगे। तो देखिए, हम देखते हैं फॉर लूप के बारे में। पहले देखिए, लूप जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, जिनमें से आज हमें देखना है फॉर लूप के बारे में। देखिए, फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है, पहली बात इसमें डेफिनेशन देखते हैं फॉर लूप की कि जब यूज़र को पहले से पता हो कि कथन का दोहराव कितनी बार करना है। मतलब जब यूज़र को पहले से पता होता है कि किसी कथन या किसी स्टेटमेंट को कितनी बार दोहराना है, तो हम वहाँ पर फॉर लूप का प्रयोग करेंगे। सिंटेक्स क्या होता है इसका, देखिए। सिंटेक्स का मतलब है कि प्रारूप, लिखा कैसे जाए। तो देखिए, फॉर लूप के तीन भाग होते हैं। पहला वाला भाग होता है, उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, और सेकंड भाग होता है कंडीशन, और थर्ड पार्ट होता है इसका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। और उसके बाद में होती है यहाँ पर लूप की बॉडी। लूप बॉडी से मतलब है हमारा कि लूप वास्तव में क्या कार्य करेगा, लूप में जो कुछ लिखा जाएगा वो कथन क्या होंगे, वो इसकी लूप बॉडी होगी। देखिए, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि जो फॉर लूप होता है उसके अंदर एक काउंटर वेरिएबल होता है। काउंट मीन्स गिनना, और काउंटर मतलब ऐसा वेरिएबल जो ये काउंट करता है कि लूप है वो कितने समय तक चल चुका है। तो वो जो काउंटर वेरिएबल होता है उसको इनिशियलाइज़ किया जाता है, किसी एक मान के साथ में उसको इनिशियलाइज़ किया जाता है। तो ये पार्ट कहलाता है इनिशियलाइजेशन। उसके बाद में सेकेंड पार्ट होता है कंडीशन। मतलब हमारा लूप किसी कंडीशन के सत्य रहने तक उसमें लिखे कथन को बार बार दोहराता रहेगा। और तीसरा पार्ट आता है इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब वृद्धि होना और डिक्रीमेंट का मतलब कमी होना। तो यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन करते समय जो मान दिया जाए वो इस कंडीशन में दिए गए मान तक या जिस कंडीशन तक वो किस प्रकार पहुँचे
वो इंक्रीमेंट होके पहुँचे या वो डिक्रीमेंट, अर्थात वो बढ़कर उसमें वृद्धि होकर हम इस कंडीशन को पूरा कर सकें या उसमें कमी करके हम उस कंडीशन को पूरा कर सकें, उसके अनुसार हम यहाँ पर इंक्रीमेंट के रूप में प्लस प्लस काम में लेते हैं और डिक्रीमेंट के रूप में माइनस माइनस काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब एग्जांपल के रूप में हम प्रोग्राम ही शुरू कर देते हैं। इसके अंदर देखिए हमारा प्रोग्राम है एरे में तत्वों को स्टोर करने, मतलब संग्रहित करने और प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें शुरुआत करते हैं हम हेडर फाइल से, हैश इंक्लूड stdio। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इसमें इंक्लूड किया है, सम्मिलित किया है। उसके बाद में मेन फंक्शन में वॉइड का उपयोग किया है, जिससे ये फंक्शन है किसी भी प्रकार का मॉनिटर नहीं करेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ हमने लिखा है इंटीजर x और यहाँ लिखा है साइज के अंदर 5, अर्थात इस पंक्ति के अंदर हमने एक इंटीजर प्रकार का एरे डिफाइन किया है, जिस एरे का नाम है x और उसकी साइज है 5, अर्थात यहाँ पर हमें 5 तत्वों को संग्रहित करना होगा। हम चाहते हैं कि 5 तत्व हमारे एरे में हम संग्रहित करें और उनको प्रिंट करें। तो यहाँ पर जो तत्व बनेंगे वो बनने वाले तत्व कौन से होंगे, जिसे हमने कल पढ़ा था उसी के अनुसार देखते हैं। पहला तत्व होगा हमारा ये 0, दूसरा होगा 1, तीसरा होगा 2, फिर 3 और 4। इस प्रकार कुल हमारे 0 से लेकर 4 तक 5 तत्व बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो संख्या यहाँ पर जो साइज़ दी गई है ये आपकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग हो सकती है, मतलब जितने तत्व हमें संग्रहित करने होंगे उतनी साइज़ हम यहाँ पर देंगे। अभी फ़िलहाल हमें जैसे 5 तत्वों को संग्रहित करना है तो हमने 5 दे दिया यहाँ पे। उसके बाद में देखिए प्रिंटफ का उपयोग किया गया है। प्रिंटफ कथन जो प्रोग्राम है उसके आउटपुट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए, मतलब प्रोग्राम में आप अगर कुछ भी आपको प्रिंट करना है, स्क्रीन पर प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए आपको प्रिंटफ कथन का उपयोग करना होगा। तो प्रिंटफ के अंदर हम क्या लिखते हैं, देखिए इसमें लिखा है एंटर 5 नंबर्स टू स्टोर देम इन एरे, अर्थात हमें जब प्रोग्राम को जब रन करते हैं उस समय एक मैसेज के रूप में दिखाने के लिए कि जो प्रोग्राम को उपयोग करता है वो ये देखेगा कि इसको पढ़ के वो क्या समझेगा कि एंटर 5 नंबर्स टू स्टोर देम इन एरे, कि एरे में 5 नंबर इनपुट कीजिए। तो वो यूज़र जब इनपुट करेगा 5 अंकों को या 5 नंबर्स को, संख्याओं को, तो इनपुट करने के लिए हमने यहाँ पर ये कथन लिखे हैं। ये जो इतना कथन, ये जो पार्ट है इस प्रोग्राम का, इतना पार्ट ये इनपुट का काम करेगा, प्रोग्राम में इनपुट का काम करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है फॉर i = 0, ये एग्जांपल है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये सिंटेक्स देखा था फॉर लूप का, उसी का एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं अभी। तो एग्जांपल में देखिए फॉर i = 0, ये पार्ट इनिशियलाइजेशन का है, ये कंडीशन का हो गया, और ये इंक्रीमेंट का है क्योंकि प्लस प्लस लगा है इसलिए इंक्रीमेंट है। देखिए इनिशियलाइज हमने i, यहाँ पर क्या है, i एक काउंटर वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया है इसको। देखिए ये i लिखा हुआ, अगर आप यहाँ पर इस i को डिफ़ाइन नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो आप इस फॉर लूप को लिखते समय जैसे आपने लिख दिया ये फॉर इंट i = 0, तो इस टाइप में भी आप इसको इनिशियलाइज़ यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर इनिशियलाइज़ नहीं किया इसको वेरिएबल के साथ में, तो आप फॉर लूप को लिखते समय भी इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो
आई इक्वल 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू कितनी है 0। कंडीशन हमने रखी है कि जब तक आई की वैल्यू कम रहे, लेस देन मीन्स कम, 5 से कम रहे, तब तक प्लस प्लस करते रहो, आई को प्लस प्लस करो। तो क्या होगा इससे, आई की वैल्यू 0 है तो ये 5 से कम, 5 से कम मीन्स यहाँ पर 5 से कम कितना 4, 0 से लेकर 4 तक 0 है, फर्स्ट टाइम 0 होगी, फिर प्लस प्लस होके 0 से 1 हो जाएगी, फिर प्लस प्लस होगी 2 हो जाएगी, फिर प्लस प्लस होके 3 होगी, फिर प्लस प्लस होके 4 होगी। तो फिर लेस देन 5 जैसे ही 5 होगी यहाँ पर कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, लूप वहीं रुक जाएगा। तो टोटल कितनी टाइम हुआ 5 टाइम्स, 5 टाइम्स हमारा लूप चलेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि लूप में जो कुछ लिखा जाता है, जो पंक्ति जो कथन लूप में लिखा जाता है, वो जितने समय तक लूप चलता है उतने समय उस पंक्ति का भी दोहराव होता है, अर्थात वो पंक्ति उतने ही समय तक या उतनी बार निष्पादित होती है। यहाँ पर लूप में लिखा है स्कैनफ कथन, जो कि इनपुट का कथन है। तो इनपुट 5 बार इनपुट करवाएगा ये। स्कैनफ में दे सकते हो आप, जिस तरह से प्रिंटफ प्रिंट करने का काम आता है, स्कैनफ इनपुट करने का काम आता है। तो स्कैनफ कथन के द्वारा इनपुट किया जा रहा है। देखिए लिखा है यहाँ पर डबल कोट्स में %d। ये %d क्या है, ये आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि %d, %f, %s और %x ये क्या होते हैं, इन सबको आप कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग जैसे %d है, ये इंटीजर के लिए होती है, %f फ्लोट के लिए मतलब दशमलव संख्याओं के लिए होता है, %s है ये स्ट्रिंग के लिए होती है, और %x है ये आपके जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, कोड होते हैं, उनके लिए होता है। मतलब यहाँ पर ये इनपुट या प्रिंट होने वाले मान का प्रकार है, उसको दर्शाते हैं। तो %d लिखा यहाँ पर। फिर ये जो एम्परसेंड है, एम्परसेंड यहाँ पर रेफरेंस के लिए काम आता है कि हमने यहाँ पर x का रेफरेंस लिया है। ये देखिए x क्या है, हमारा एरे है, x का रेफरेंस यहाँ पर लिया है, और हम x का रेफरेंस लेकर उसमें स्कैनफ कथन के द्वारा इनपुट कर रहे हैं इंटीजर वैल्यूज़ को। तो जैसे जैसे यहाँ पर i लिखा है, तो मतलब i के पीछे ये कथन चलेगा, i से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हम इस x में इनपुट करते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में इसका ये आगे वाला पार्ट आता है जो कि आउटपुट का पार्ट है। ये आउटपुट का पार्ट है इसका। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फोर लूप लिखा था हमने पहले, बिल्कुल वही फोर लूप यहाँ पर काम में लिया जा रहा है। बिल्कुल वही i इक्वल 0 है, i लेस देन 5 है, i प्लस प्लस है, बिल्कुल सेम वही लूप इसमें काम में आ रहा है। और अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर इसमें स्कैनफ कथन लिखा हुआ था और यहाँ पर इसमें प्रिंटफ कथन लिखा हुआ है। मतलब ये जो फोर लूप है ये 5 टाइम्स इनपुट करेगा, और ये जो फोर लूप है यहाँ पर ये 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। और किसको प्रिंट करेगा, पहले वाले फोर लूप के द्वारा हमने जो इनपुट करवाए थे 5 नंबर, 5 संख्याएं, उनको ये प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ लिखा है printf एलिमेंट स्टोर्ड एट x %d इक्वल %d बैकस्लैश n, और फिर डबल कोट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। डबल कोट्स के बीच में जो कंट्रोल स्ट्रिंग्स हैं उनको छोड़कर जो कुछ भी लिखा हुआ है, कंट्रोल स्ट्रिंग यहाँ पर और बैकस्लैश n, इनको छोड़कर जो कुछ लिखा है वो डबल कोट्स के अंदर वो बिल्कुल सेम ऐसे ही आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा सीधा, बिना किसी परिवर्तन के। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि %d है, ये प्रिंट होने वाली वैल्यू के प्रकार को बताता है, और जो यहाँ पर बैकस्लैश n है ये एक न्यू लाइन के लिए यहाँ पर उपयोग में लिया गया है। मतलब जैसे जैसे संख्याएं 5 संख्याएं हमारे पास वो प्रिंट होगी, तो हर एक संख्या के बाद में नई लाइन को इनपुट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है।
तो पहले वाला परसेंट डी है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो परसेंट डी है इसकी जगह वैल्यू आएगी, हमें मिलेगी इस कॉमा के बाद में, आप देख सकते हो आई लिखा हुआ है, तो फर्स्ट परसेंट डी की जगह आई की वैल्यू आएगी और सेकंड परसेंट डी की जगह इस एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो आएगी, अर्थात 2% डी है हमारे पास। देखिए किस प्रकार काम करने ये प्रिंट होते हैं। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम को रन करने के पश्चात देखिए हम प्रोग्राम में इनपुट देते हैं। हमारे प्रोग्राम में जो इनपुट देते हैं, तो प्रोग्राम जैसे ही रन हुआ हमारे सामने लाइन आ गई, एंटर 5 एलिमेंट्स टू स्टोर देम इन एरे, और इस लाइन को पढ़कर हमने 5 संख्या इनपुट की इसमें, 2, 3, 5, 7 और 9। जैसे ही हम ये संख्या इनपुट करते हैं और इनपुट करने के बाद में हम एंटर दबाते हैं, एंटर दबाते ही हमारे सामने हमारा आउटपुट मिल जाता है। हमें इनपुट की हमने 5 संख्याएँ और आउटपुट के रूप में ही हमें 5 संख्या जो हमने इनपुट की थी वही संख्याएँ हमें आउटपुट के रूप में मिल जाती हैं। अब देखिए जो प्रिंटफ का कथन था आउटपुट के अंदर जो काम में लिया गया वो किस प्रकार कार्य किया उसने, वो देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ था एलिमेंट्स स्टोर्ड एट परसेंट ये एक्स परसेंट डी इक्वल परसेंट डी, तो बिल्कुल यहाँ पर वही है, एलिमेंट स्टोर्ड एट एक्स, परसेंट डी यहाँ पर था, यहाँ पर परसेंट डी था और इक्वल के बाद में परसेंट डी था। यहाँ पर वैल्यू आ रही है हमारे पास, पहले वाले परसेंट डी की जगह मैंने बताया आपको आई की वैल्यू आएगी और इक्वल के बाद में जो परसेंट डी है उसके अंदर इस एक्स में जो वैल्यू इनपुट हुई थी ये वाली ये आएगी। तो देखिए, और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो आई है वो इसकी सबस्क्रिप्ट की दर्शाता है, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 इसको, और जो इस तरह से ये लिखा हुआ है ये इसमें संग्रहित मान को दर्शाता है। तो ये लाइन है जो यहाँ पर प्रिंट इसमें फॉर लूप में लिखी गई थी, यही लाइन 5 बार प्रिंट हो रही है। तो एलिमेंट स्टोर्ड एट एक्स, पहले आएगा 0 आई की वैल्यू, लूप चलता है तो पहले आई की वैल्यू 0 आती है, पहले उसको देखकर हमने इनपुट किया था 2, तो हमारे पास प्रिंट हो जाता है 2। ऐसे ही 1 के स्थान पर 3 आएगा, 2 के स्थान पर 5, फिर 3 के स्थान पर 7 और 4 के स्थान पर 9। तो इस प्रकार हमारे जो तत्व हैं एरे के वो प्रिंट हो जाते हैं। तो गाइस हमने देखा कि किस प्रकार एक एरे के अंदर हम इनपुट करते हैं तत्वों को और प्रिंट करते हैं। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कमेंट से आप जो भी व्यू करते हैं देखते हैं वीडियो को, वो उनको प्रॉब्लम्स कुछ भी है तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कल हम देखेंगे कि एक एरे पर होने वाले ऑपरेशन, जिस तरह से हमने पहले देखा था कि डाटा स्ट्रक्चर पर होने वाले ऑपरेशन थे इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट, सर्च, ट्रैवर्सिंग, मर्जिंग, तो एरे भी तो एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर ही है। तो उस पर जो होने वाले ऑपरेशंस हैं तो हमारे पास जैसे यहाँ पे लिखे हैं ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, अपडेट, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।